This call is now being recorded. Okay. Write down spherical lenses. Spherical lenses. पहले लेंस के बारे में लिखना है. What is basically lens? Write down. A lens is a piece of refracting medium. A lens is a piece of refracting medium bounded by refracting medium. Lens is a piece of refracting medium bounded by two surfaces. Bounded by two surfaces. At least one of which is a curved surface. At least one of which is a curved surface. कह रहा है कि कोई ऐसा पीस ऑफ रिफ्रैक्टिंग मीडियम हो, है ना, जिसमें कम से कम एक सरफेस जो है वो कर्व. तो ये अगर लेंस कहा जाता है तो इसको जनरली कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं. कॉन्वेक्स लेंस. तो इसका दोनों सरफेस जो है वो कर्व है. और अगर कुछ ऐसा बना दिया जाए, एक ऐसा वर्टिकल हो, मतलब प्लेन हो, और दूसरा वाला कर्व, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ये भी हमारा लेंस है ना. हो सकता है कि ऐसा हो, इसको जनरली कॉनकेव कहते हैं, है ना. या ऐसा भी हो सकता है, एक वर्टिकल हो दूसरा कर्व. इतना ज्यादा कर्व जो बनाया उतना ज्यादा होता नहीं है ना. तो ये सब शेप क्या कहला सकते हैं? ये सब लेंसेज है ना. क्या है? लेंसेज. ये भी लेंस, ठीक है ना. बहुत टाइप के लेंसेज हो सकते हैं. ठीक है. ये भी एक तरह का हमारा क्या है? लेंस ही. तो डिफरेंट टाइप के लेंसेज होते हैं. इसको पहले ये वाला फिगर बनाओ. ये सब बना लो, एक लाइन में सब बना दो. यहाँ पे लिखना है, थोड़ा थोड़ा लिखना है इसके नीचे नीचे. किस किस टाइप के नाम क्या है इनका लिखना है. देखो, इसको अगर देखोगे तो इसको दोनों तरफ से कॉन्वेक्स है. पहले इधर से देखते हैं, फिर इधर से देखते हैं. तो कॉन्वेक्स और कॉन्वेक्स, तो इसको लिखते हैं बाई कॉन्वेक्स. या सिंपली इसको कॉन्वेक्स भी कहते हैं. बाई कॉन्वेक्स. बाई मतलब दो. यहाँ पे अगर पहले इधर से देखे और फिर इधर से देखे, या पहले इधर से देखे फिर इधर से देखे, तो इसको प्लेनो कॉन्वेक्स. प्लेनो कॉन्वेक्स.
प्लेनो कॉन्वेक्स, इधर से प्लेन इधर से कॉन्वेक्स, इसको क्या बोलेंगे? बाई कॉनकेव, बाई कॉनकेव या सिंपली कॉनकेव भी है। और इसको क्या बोलते हैं? इसको प्लेनो कॉनकेव कहते हैं, प्लेनो कॉनकेव। इधर से प्लेन इधर से कॉनकेव, इधर से देखेंगे कॉन्वेक्स इधर से देखेंगे कॉनकेव, इसको बोलेंगे कॉन्वेक्सो कॉनकेव या कॉनकेवो कॉन्वेक्स, दोनों। इस तरह के लेंसेस को, इस तरह के लेंसेस को अलग अलग नाम दिया जाता है, तो उनका नेमिंग याद रखना कौन सा क्या है ना। लिखो इसमें फोकस, लेंस का फोकस भी होता है, जैसे मिरर में होता है, मिरर का भी फोकस होता है, इसी तरह से लेंस का भी फोकस होता है ना। राइट डाउन फोकस। अगर कॉन्वेक्स की बात करें, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, सब चीजें नहीं बताएंगे, प्रिंसिपल एक्सिस है। और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो रे आती है वो किसी पॉइंट पे रिफ्रैक्ट होके किसी पॉइंट पे ये कन्वर्ज होती, कन्वर्ज होती है ना, समझ आई बात? ऐसे किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट, इसके आगे भी जाती है, यहाँ आकर रुक नहीं जाती है, यहाँ इसके आगे भी जाती है, हमने दिखाया नहीं है, बस यहाँ तक दिखाया है, इसके आगे भी ये रेस निकल जाती है। इसको क्या बोलते हैं? फोकस, कॉन्वेक्स के केस में एफ इज द फोकस। और अगर कॉनकेव की अगर हम बात करें, फिगर बनाते रहना, अगर इतना बड़ा नहीं होता है ना, ये कॉनकेव है। अगर कॉनकेव की बात करें तो दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, और रे जैसे जाती है उसको लगता है कि किसी एक पॉइंट से ये डाइवर्ज हो रही, रे ऐसे जा रही है ऐसे निकल जा, ठीक है, ऐसे सीधा रे निकल जाए, तो ये डाइवर्जिंग, सीधी रे नहीं जाएगी तो सीधे निकल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है तो सीधा निकल जाएगी। तो एक पॉइंट से डाइवर्ज होती हुई मालूम होती है, अपीयर्स होती है, इसलिए इसको हम फोकस करते हैं। दिस इज आल्सो फोकस, ये कॉनकेव के केस में। और बीच का जो पॉइंट होता है उसको उसको हम पोल नहीं बल्कि क्या कहते हैं, इसको ओ को, ओ है ये, ओ है ऑप्टिकल सेंटर, ओ है ये, ओ पॉइंट है, ओ इज द ऑप्टिकल सेंटर, है ना। जैसे पोल जो काम करता है वही काम यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर करता है ना। वही का साइन कन्वेंशन यहाँ पर भी है, जो साइन कन्वेंशन आप वहां यूज करते थे सेम वही साइन कन्वेंशन यहाँ पे भी है। ठीक है, बाकी आप रिफ्रैक्शन की बात बहुत कर चुके हो, तो अब हम लोग बात करते हैं राइट डाउन हेडिंग,
राइट डाउन हेडिंग, रिफ्रैक्शन थ्रू curved surface, refraction through curved surface, refraction through curved surface, curved का मतलब spherical, है ना? चाहो तो यहाँ पे कर्व्ड के नीचे स्फेरिकल भी लिख सकते है ना, बेसिकली स्फेरिकल की ही बात करते हैं, तो कर्व्ड सरफेस मींस स्फेरिकल सरफेस, रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व्ड सरफेस। एक बड़ा सा फिगर बनेगा, एक बड़ा सा फिगर बनेगा, उस फिगर के अकॉर्डिंग हमको चलना है। पहले हम क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, एक मिनट। इसके बाद हम क्या करते हैं कि एक यहां से कर्व्ड सरफेस बना लेते हैं, कर्व्ड सरफेस, ठीक है। कर्व्ड सरफेस, यहाँ पे इसके सामने कहीं ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहाँ पे इस पॉइंट, इससे रे चलेगी, ठीक है, इससे रे चलेगी, और इस पॉइंट पे हम जानते हैं, यहाँ पे हम फोकस मान लेते हैं, यहाँ पे उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर मान लेते हैं, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइन मिलेगी इसको, इट विल बिहेव लाइक, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइन मिलेगी इट विल बिहेव लाइक, बताओगे? नॉर्मल। नॉर्मल, वेरी गुड, इट विल बिहेव लाइक नॉर्मल, वेरी गुड। तो सबसे पहले यहाँ से इसको आगे बढ़ा देते हैं, इट विल बिहेव लाइक नॉर्मल। इतना फिगर बनाओ, क्लास में स्पेस रहने देना, फिगर बनाओ, थोड़ा थोड़ा बनाते रहते, चलते रहते हैं आगे, क्योंकि एक बार में पूरा बना दूंगा दिक्कत हो जाएगी, थोड़ा थोड़ा बनाते हैं, चलते हैं। इट विल बिहेव लाइक नॉर्मल, ठीक है। यहाँ पे हमने फोकस हुआ, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर, थोड़ा सा दूर वो रहने देना, तेरा मतलब जगह रहने देना, स्पेस। देखो, हम कहते हैं कि ये कर्व सरफेस का मतलब क्या हुआ कि ये अलग मीडियम का है, इसके इधर अलग मीडियम है, इधर अलग मीडियम है ना। तो लेट अस सपोज यहाँ पे जो मीडियम है वो म्यू1 है, और यहाँ पे जो आपका मीडियम है वो म्यू2 है ना। आप कहीं साइड में लिख लेना कि म्यू, ऊपर ही लिख लो, यहाँ पे म्यू1 इज लेस देन म्यू2, यानी कि ये हमारा रेयरर है और ये डेंसर, ऐसे चाहो तो लिख लो, इट इज रेयरर एंड इट इज डेंसर। ये रेयरर से डेंसर में, उल्टा भी हो सकता है, डेंसर से रेयरर में भी जा सकती है, लेकिन हमने क्या माना है, हमने माना हुआ है द रे इज गोइंग फ्रॉम रेयरर टू डेंसर। बहुत आराम आराम से समझना एक एक पॉइंट ना, मैं आराम से चल रहा हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सिलेबस हमारा फर्स्ट टर्म तक का कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। फिर बताओ कि रे को तो ऐसे चले जाना चाहिए था, ऐसे चले जाना चाहिए था सीधा, लेकिन नहीं जाएगा, इट विल बेंड टुवर्ड द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल, टुवर्ड द नॉर्मल, वेरी गुड, टुवर्ड द नॉर्मल। ये नॉर्मल की तरफ बेंड है, ऐसे ना जाके, ना नॉर्मल से दूर ना जाके नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, यानी ऐसे कुछ जाएगी,
यहां पे आपकी इमेज बन मेरा बात। तो दिस इज द रिफ्रैक्टेड रे, कहां से? कर्व्ड सरफेस, द इमेज विल बी हियर। ओके, देखो इसमें अब हम अल्फा बीटा गामा एंगल मान लेते हैं, नेमिंग कर देते हैं। ठीक है, जैसे ये हमारा ऑब्जेक्ट था तो ओ हो गया ये, ठीक है। और ये हमारा मान लेते हैं ऑप्टिकल सेंटर होता है ये। ऑप्टिकल सेंटर को चलो ओ डैश मान लो, ठीक है, ओ डैश मान लो। और यहां से एक हम लाइन ड्रॉ करेंगे, दिस इज एम, लेट अस सपोज दिस इज व्हाट, दिस इज एन, दिस इज एफ, दिस इज सी, दिस इज आई, दिस इज एन ओ। सबका नेमिंग हो गया है ना। इसको मान लेते हैं दिस एंगल इज अल्फा, दिस एंगल इज बीटा, एंड दिस एंगल इज गामा, नॉट आर, या आर नहीं ये गामा है, लंबा बनाया हुआ है ऐसे। अल्फा बीटा गामा। बना लो। अब देखोगे इसमें रे आ रही है, नॉर्मल से जो एंगल बनाती है इसको हम क्या बोलते हैं? आई। नॉर्मल से जो एंगल बनाती है उसको क्या बोलते हैं? आर। देखो आर और गामा में डिफरेंस, एक मिनट, छोटा आर बनाता हूँ, बड़ा गामा बनाता हूँ। ठीक है, देखो अब यहाँ पे अगर देखा जाए ध्यान से, हमको क्या दिखेगा? ठीक है, यहाँ पे देखा जाए चूंकि रेस पैरेक्सियल है तो ये एम और ओ डैश एक ही पॉइंट होगा, इट विल बी वेरी क्लोजर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, दैट मींस एम एंड ओ डैश विल बी सेम। ठीक है, वो तो ठीक है बात। यहाँ अगर मैं देखूं, अगर यहाँ पे आप देखें इस वाले ट्रायंगल, इस ट्रायंगल यानी एन सी, लिखो इन ट्रायंगल एन आई सी, एन आई सी, तो बताओगे यहाँ पे आर प्लस गामा इज इक्वल टू बीटा, आर प्लस गामा इक्वल टू बीटा, हाउ? हाउ इट इज पॉसिबल? गुड। यार एक ही स्टूडेंट रिप्लाई करेगा, बाकी क्या कर रहे, सो रहे? हाँ, मैथ्स स्टूडेंट, तुम लोगों ने तो कम से कम उम्मीद कर ही सकता। बाय वाले तो सरेंडर बोल चुके हैं ना, कि हमको मैथ तो आती नहीं, आना चाहते हैं कि आए, कम से कम मैथ वाले तो बता ही दें, बाय वाले बताएंगे ऐसा नहीं, लेकिन जो चाहते हैं पढ़ना, एक्सटीरियर एंगल है ना, इन दोनों इंटीरियर एंगल का सम जो होता है वो एक्सटीरियर के बराबर होता है। तो आर प्लस गामा इक्वल टू बीटा, यार आर इज इक्वल टू बीटा माइनस गामा, बीटा माइनस गामा इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल एन सी ओ, एन सी ओ, ये ऑर्डर। इसमें क्या हो सकता है? आई इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, अगेन एक्सटीरियर एंगल, अगेन एक्सटीरियर एंगल, आई बीटा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू आई इन एंगल ऑफ इंसिडेंस। आई थिंक इट इज क्लियर, यू नो वेरी वेल। यहाँ पे लिखो
applying Snell's law. Applying Snell's law. Applying Snell's law. Applying Snell's law. अब बताओ स्नेल्स लॉ को अप्लाई करेंगे तो यू नो वेरी वेल म्यू आई, मैं पहले फॉर्मूला लिख देता हूं, म्यू आई साइन आई इक्वल टू म्यू आर साइन आर। म्यू आई यहां से चल रहा है म्यू वन, है ना, म्यू वन साइन आई इज इक्वल टू म्यू टू साइन आर। The ray is paraxial. So I and R is very small. I and R is very small. I and R is very small. And also M and O dash points are same. M and O dash points are same. बारिश हो रही है वहां भी, तुम लोग वहां भी शायद बहुत अच्छी बारिश हो रही है। और यहाँ नहाने का मन कर रहा है बारिश में जाके। बहुत अच्छी बारिश हो रही है। बंद हो गई नहीं, यहाँ तो बहुत जोर से हो रही, काफी एकदम कहते ना कि इट्स रेनिंग कैट एंड डॉग, मतलब मूसलाधार बारिश हो रही है। हो गया यहाँ तक? अच्छा, तो यहाँ नीचे इस फार्मूले को लिख सकते हैं म्यू वन इंटू आई इज इक्वल टू म्यू टू इंटू आर। अच्छा ऐसे कर लेना, ऐसे पहले एक चीज लिख लेना, अगर ऐसा है तो साइन आई इज अप्रोक्सीमेटली आई, है ना, एंड साइन आर इज अप्रोक्सीमेटली आर। ठीक है, सो म्यू वन इंटू आई, म्यू टू इंटू आर। म्यू वन in place of I you can write beta minus gamma, in place of I you can write alpha plus beta, alpha plus beta, and mu 2 into, in place of R you can write in place of R you can write beta minus gamma. Okay, now you can often mu 1 alpha plus mu 1 beta, mu 2 beta minus mu 2 gamma.
can take here mu1 alpha plus mu2 gamma is equal to यहाँ पे आपका आ जाएगा mu2 माइनस mu1 इधर जाएगा, कॉमन हो जाएगा बीटा कॉमन हो ना। हमने इसको इधर कर दिया, गामा है, ध्यान रखना, गामा, तो इसको इधर कर दिया और इसको इधर कर दिया, mu2 माइनस mu1 बीटा, है ना। Because angle is very small, so alpha is approximately equal to tan alpha, beta is approximately equal to tan beta, and gamma is approximately equal to tan gamma. Alpha, beta, gamma. Alpha, beta, gamma. Alpha, beta, and gamma. Alpha, beta, and gamma. Now you can put in this equation mu1 into mu1 into alpha. In place of alpha, you can write tan alpha plus mu2 into gamma, tan gamma equal to mu2 minus mu1 tan beta. ओके यहाँ पे आप देखोगे ध्यान से, इन प्लेस ऑफ tan alpha can we write nm upon mo, tan alpha perpendicular upon base, mu1 into perpendicular nm upon om plus mu2 into tan gamma. Tan gamma इस गामा के लिए perpendicular upon base, यानी nm upon mi is equals to mu2 minus mu1 tan beta is equals to nm upon mc. ठीक है, nm सब कैंसिल हो जाएगा, देख लो यहाँ से nm कॉमन ले लोगे, डिवाइड करोगे तो nm कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आपका बचेगा mu1 अपॉन om प्लस mu2 अपॉन mi इक्वल टू mu2 माइनस mu1 अपॉन mc। ठीक है, प्रोडक्ट यहाँ पे ओ डैश और एक ही चीज है, तो लिखेंगे यहाँ पे OM is approximately equal to OO dash, comma MI is approximately equal to MI की बात कर रहे हैं, तो O dash I and MC is approximately equal to O dash C. हमको ये मान ऊपर कट रहा है क्या, अथवा तो नीचे लिख देता हूँ यहाँ पे
OM is approximately OO dash, MI is approximately O dash I, and MC is approximately equal to this. वही चीज हमने कॉपी कर दिया, शायद वहां पे फ्लैश रिफ्लेक्ट कर रहा। ठीक है, अब यहाँ इस वाली इक्वेशन में μ1 अपॉन OM की जगह पे OO डैश रख देते हैं, प्लस μ2 अपॉन MI के प्लस पे O डैश I रख देते हैं, इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन MC के प्लेस पे O डैश C रख देते हैं। बस हो गया, OM O डैश OO डैश। आई थिंक इतनी बात क्लियर है। अब साइन कन्वेंशन का यूज करके हम यू वी और आर जो भी है आप इस पे पुट कर सकते हैं। ओ डैश यानी ऑप्टिकल सेंटर से यहां तक की जो डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होती है वो यू होती है। तो बताओ प्लस यू रखेंगे या माइनस, प्लस यू रखेंगे या माइनस, माइनस रखेंगे। बिल्कुल सही, जिधर से रे चलती है वो नेगेटिव, उसके आगे वाला सारा पॉजिटिव। तो μ1 अपॉन माइनस यू प्लस μ2 अपॉन ओ डैश आई, वी होता है वो भी प्लस में होता है, वी होता है यहाँ पे μ2 माइनस μ1 अपॉन ओ डैश सी जो होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। इसको इधर कर देंगे तो फाइनल आपका आंसर बनेगा μ2 अपॉन वी माइनस μ1 अपॉन यू इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन आर। रेडियस ऑफ कर्वेचर भी उधर ही है, इसलिए वो भी पॉजिटिव होगा, है ना। तो μ2 अपॉन वी माइनस μ1 अपॉन यू इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन आर। दिस इज द रिजल्ट, दिस इज द रिजल्ट। डन, गुड गुड। तो ये सब डेरिवेशन है, सेकंड टर्म में डेरिवेशन हो सकती है, रिटन एग्जाम होगा तो डेरिवेशन भी हो सकती है, इसलिए आपको डेरिवेशन भी समझनी चाहिए। दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, है ना। इसको आपको बहुत अच्छे से, दो एजम्पशन है आपको याद करना पड़ेगा, कहाँ कहाँ पे हमने एज्यूम किया है ना। तो एजम्पशन भी याद रखना, इसकी प्रैक्टिस करोगे दो चार बार, हम लोगों से हो जाती है, टीचर है और एक तरीके से सारी चीजें मेमोराइज है, आप लोगों को दो तीन बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तभी जाके होता है। हाँ बोलो, ठीक है। देखो इसमें फिर से बताता हूँ एक चीज, μ1 इधर है, μ2 इधर है, μ1 से μ2 में रे जा रही है, रेयर से डेंसर में जा रही है। हमको उससे कोई मतलब नहीं है कि वो रेयर से डेंसर में जाए या डेंसर से रेयर में जाए, नो, इट इज कॉन्वेक्स और कॉन्केव बोथ। सबके लिए यही फॉर्मूला लगेगा, बस आपको साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग, कॉन्केव है तो आर पॉजिटिव होता है, कॉन्वेक्स होगा
आर नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर हो जाएगा, आर नेगेटिव हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग फार्मूला चेंज हो जाएगा, है ना। सॉरी, फार्मूला चेंज नहीं होगा, फार्मूला यही होगा, आप साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग यू वी और आर की वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं। तो फार्मूला एक ही, पेयर से डेंसर में जाए, डेंसर से पेयर में जाए, वो कॉन्वेकेव हो या कॉन्केव हो या कॉन्वेक्स हो, नो प्रॉब्लम, है ना। तो याद रखना इसे μ2 अपॉन बी माइनस μ1 अपॉन यू इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन आर, यानी जिस मीडियम में जा रहा है, इधर जा रहा है उधर ही इमेज बन रही है, उधर वाले में इमेज बन रही है, इसलिए μ2 अपॉन बी माइनस μ1 अपॉन यू इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन आर। तो दिस इज द फॉर्मूला, आपको ये लर्न करना है, और इससे बेस्ड क्वेश्चंस भी होते हैं। Okay, write down question. Write down question. A sunshine recorder, a sunshine recorder globe, sunshine recorder globe, a sunshine recorder globe of 30 centimeter diameter, of 30 centimeter 30 centimeter diameter is made of glass, is made of glass of refractive index of 1.5, of refractive index 1.5, of refractive index 1.5, a ray enters the globe parallel to the axis. A ray enters the globe parallel to the axis, find the position from the center. Find the position from the center. Find the position from the center of the sphere. Find the position of the center. Find the position from the center of the sphere where the ray crosses the axis. Where the ray crosses the axis. कह रहा है कि ये ग्लोब है, इस तरह से स्फेरिकल ग्लास है, इसका ये सेंटर दिया हुआ है, कह रहा है कि रे पैरेलल आ रही है, इसकी रेडियस भी शायद दिया हुआ है, रेडियस 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर डायमीटर इज 30 सेंटीमीटर, रेडियस इज 15 सेंटीमीटर। तो क्या बोल रहा है, पैरेलल आ, यानी क्या हो गया, u इक्वल टू इन्फिनिटी, पैरेलल आ रही है, मतलब u कहाँ पे रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, इन्फिनिटी पे रखा है। और v, सबसे पहले हम बात करते हैं, क्योंकि ये बहुत पैरेलल क्या आएगा, पैरेलल टू द एक्सिस आएगा, तो ये v कहाँ जा रहा है, तो आपको v निकालने के लिए यू हैव टू यूज दिस फार्मूला, यू नो वेरी वेल। यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 मानेंगे, और यहाँ पे 1.5 गिवन है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना। तो μ2 इसमें से इसमें आ रही है ना, μ2 1.5 अपॉन v हमको निकालना है, माइनस u के, सॉरी म्यू कितना क्या हुआ है 1 अपॉन इन्फिनिटी 1.5 माइनस 1 μ2 माइनस μ1 अपॉन r, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर की तरफ है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है 15 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर में रखेंगे तो v भी हमारा सेंटीमीटर में आएगा। तो इसको सॉल्व करो, कितना आ रहा है,
ना, चूंकि ये इन्फिनिटी है, माइनस में, तो माइनस इन्फिनिटी भी रख सकते हैं, अदरवाइज बात वही आएगी। और तो माइनस इन्फिनिटी रख लो, प्लस इन्फिनिटी तक रखो, 1/इन्फिनिटी 0 ही है ना? तो प्लस 0 लिखे चाहे माइनस 0 लिखे, आएगा उतना ही। वन पॉइंट फाइव, ये 0 हो जाएगा, ये 1.5 का 0.5, तो 1.5 अपॉन बी इज इक्वल टू 0.5 अपॉन 15, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो 0.5 बी इक्वल टू 1.5 इंटू 15, तो ये हमारा 1/2 होता है, और ये 3/2 होता है इंटू 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बी इज इक्वल टू 45, कोई प्लस में आएगा, ध्यान रखना, प्लस 45 सेंटीमीटर, प्लस 45, हाँ प्लस 45, ठीक। क्या मतलब हुआ 45 का? 45 का मतलब हुआ, प्लस 45 का मतलब हुआ, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है, इससे 45 सेंटीमीटर दूर पे ये कन्वर्ज होना चाहती है। इमेज कहाँ बनना चाहती है? आउट ऑफ द ग्लोब, वेरी गुड, क्योंकि ये पूरा कितना है 30, 30 पूरा 30 है ना, तो 30 है, तो ये मान लेते हैं कि ये हमारा 45, यहाँ से 45 होगा, क्योंकि हम इसको ऑप्टिकल सेंटर मान के चल रहा है, तो ये ऐसे जाना चाहते हैं, ऐसे इस पे ऐसे बेंड होना, यहाँ 45 पे बेंड होना चाहते हैं, लेकिन जैसे ही यहाँ पहुंची, फिर एक बार और कर्व सरफेस मिल गया, समझ आ रही बात? एक बार इसको और कर्व सरफेस मिल गया, फिर क्या होगा, वहां पे भी वही काम होगा। अब इसको हम ऑप्टिकल सेंटर मान के चलेंगे, फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे, अब इससे रे इसमें जा रही है, यानी 1.5 से 1 में जा रही है ना, यहाँ म्यू इक्वल टू कितना है 1 है, तो अब 1.5 से 1 में जा रही है, इसलिए 1 माइनस, इसके लिए ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, कोई बताएगा? इसके लिए ऑब्जेक्ट, इसके लिए इसके लिए ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, बताओ सब लोग, देख के बताओ, ध्यान से देख के बताओ, 45, 30, और बाकी लोग बताए क्या होना, यू क्या लेंगे, 1/v तो हो गया, ठीक, माइनस 1.5 अपॉन यू कितना होगा, 1 माइनस 1.5 अपॉन जो भी आएगा, कितना होगा बताओ, नहीं 30, बताओ बताओ बताओ, नहीं पता, देखो यू क्या होगा, मैं मल्टीपल रिफ्लेक्शन का क्वेश्चन कराया, मल्टीपल रिफ्लेक्शन, मैं क्या बोल रहा था कि एक बार जब रिफ्लेक्शन होगा, यानी पहली बार रिफ्लेक्शन से जो इमेज बनेगी, दूसरे वाले रिफ्लेक्शन के लिए वो ऑब्जेक्ट का काम करेगी, यहाँ पे मल्टीपल रिफ्रैक्शन होगा, एक बार यहाँ पे और एक बार यहाँ, तो मल्टीपल रिफ्रैक्शन में या रिफ्लेक्शन दोनों में, इसकी जो इमेज बनेगी, यहाँ इमेज बनना चाह रही थी, बनेगी नहीं, बनना चाह रही थी, लेकिन डबल रिफ्रैक्शन हो गया, जिससे क्या होगा कि ये इसके लिए, इस वाले रिफ्रैक्शन के लिए ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा, पहले वाले से जो इमेज बनेगी दूसरे वाले के लिए वो ऑब्जेक्ट का काम करेगा, ठीक है। और पहले हमारा ऑप्टिकल सेंटर ये था, बाद में ऑप्टिकल सेंटर ये हो, अब इससे इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, टोटल 45 है और डायमीटर कितना है 30, टोटल 45 है, डायमीटर कितना है 30, तो 45 माइनस 30, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, यानी इस ऑप्टिकल सेंटर को हम ओरिजिन मान के चल रहे हैं, इसलिए इसके कंपैरिजन में ये कितने डिस्टेंस पे है, 15 सेंटीमीटर पे है, वो भी उधर की तरफ पॉजिटिव, है ना, तो ये कितना हो जाएगा
15 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 माइनस 1.5 और अपॉन आर इसका इधर है नेगेटिव डायरेक्शन में, ध्यान रखना आर ये कॉन्केव की तरह इधर आ गया ना, तो माइनस माइनस 15। बताओ आंसर कितना है? -15 होगा, ध्यान रखना। रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर की तरफ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर इसका इधर है ना, इसलिए माइनस में। -0.5 अपॉन माइनस में प्लस प्लस रहेगा, माइनस और माइनस मिलकर प्लस, तो 0.5 अपॉन 15 प्लस 1.5 अपॉन 15, 3 एलसीएम ले लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बराबर हो गया क्या? देख लो। ठीक। कितना जाएगा, बी इक्वल टू 15/2, 7.5 सेंटीमीटर। यहाँ से 7.5 सेंटीमीटर, ये ऐसे एक बार और कन्वर्ज हो जाएगा, तो यहाँ से 7.5 और उसके सेंटर से कितनी हो जाएगी, फ्रॉम द सेंटर कितनी हो जाएगी? इसको अगर ओ मान लेते हैं और इसको हम आई मान लेते हैं, सॉरी ये आई डैश है और ये आई, तो ओ आई कितना हो जाएगा, 15, ये आधा, 15 और प्लस 7.5, 15 प्लस 7.5 दैट इज 22.5 सेंटीमीटर। यानी सेंटर से आपसे पूछा हुआ है क्वेश्चन में, तो सेंटर से ये 22.5 सेंटीमीटर दूर बनेगा, यानी आउट ऑफ द ग्लोब बनेगा। समझ आ गया? इतना आसान भी नहीं है, इतना तुम लोग समझ रहे हो कि बिना कुछ किए, बिना समझे, बिना दिमाग लगाए आ जाएगा, इतना आसान भी नहीं है। आसान है, इतना भी आसान नहीं। ठीक है। समझ में आया या नहीं? बताओ, जल्दी जल्दी बताओ फटाफट। आ गया? अच्छा, क्या बात है, सबको समझ में आ गया। चलो बहुत अच्छी बात है। अगर आ गया तो बहुत आराम से स्लो पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि रे ऑप्टिक्स थोड़ा सा ज्योमेट्री आती है इसमें ना, तो थोड़ा स्पेशली बायो स्टूडेंट को थोड़ा प्रॉब्लम होती है, इसलिए बहुत आराम आराम से पढ़ा रहा हूँ ना, कोई जल्दी नहीं है, हमको आराम आराम से पढ़ेंगे। स्कूल 16 से ओपन हो जाएगा, तो कम से कम रे ऑप्टिक्स खत्म हो जाए, है ना, रे ऑप्टिक्स कम से कम खत्म हो जाए, फिनिश। हम बात करेंगे वेव ऑप्टिक्स से, रिवीजन करा देंगे जैसा कहोगे, क्योंकि वे ऑप्टिक्स खत्म हुआ उसके बाद तो दो दो लेक्चर का चक्कर। वे ऑप्टिक्स ही थोड़ा बड़ा है, उसके बाद दो दो लेक्चर का चक्कर है, फिनिश, 15-20 दिन में पूरा खत्म। मेन एक चैप्टर बचेगा वे ऑप्टिक्स, क्योंकि बाद में पढ़ा देंगे, लेकिन रे ऑप्टिक्स कम से कम अच्छे से पढ़ लो आपको। ठीक है, ओके। इफ इट इज क्लियर and you can write your attendance and you may leave the class.